अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के अहम इत्तेहादी और गजा जंगबंदी से मुताल्लिक मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर पर बराह रास्त फ़िज़ाई हमला कर दिया है और ये दावा भी कर दिया है कि उसने हमले में हमास की क़यादत को निशाना बनाया है। खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है, जबकि इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमास के सीनियर रहनुमा और इसराइल के साथ मुज़ाकरात करने वाली टीम के सरबराह खलील हया और दीगर रहनुमा हमले का हदफ थे। खुद हमास के ज़राए ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट्स को बताया है कि इसराइल की जानिब से दोहा में यह हमला हमास की मुज़ाकराती टीम पर किया गया, जो हमले के वक्त अमेरिका की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की नई तजवीज़ पर गौर कर रही थी। जबकि हमास के ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि दोहा में हमास का मुज़ाकराती वफ़द इसराइली हमले में महफूज है। अल जज़ीरा के मुताबिक दोहा में आज दोपहर के वक्त मुतअद्दिद धमाकों की इत्तला मिली, जिसके बाद उन इलाकों से धुएं के बादल उठते देखे गए जहां कुछ सिफारत खाने भी वाक़ हैं। धमाके के बाद दोहा से अफरा तफरी के मनाजिर सामने आए और इस हमले के मकाम के करीब से सामने आने वाली एक वीडियो में धुएं के बादल देखे जा सकते हैं और धमाके की आवाज़ सुनी जा सकती है। जबकि कतर की वज़ारत दाखिला का कहना है कि दोहा में पहले सुनाई देने वाली आवाज़ें हमास के एक रिहायशी हेडक्वार्टर पर हमले का नतीजा थी। ताहम हमले के फ़ौरन बाद इसराइली फ़ौज का बयान सामने आया और इस हवाले से इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इसराइली फ़ौज और इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी ने एक प्रिसाइज हमले में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। बरसों से हमास की यह क़यादत तंजीम की कार्रवाइयों की निगरानी करती रही है। कार्रवाई से पहले आम शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए इक़दाम किए गए, जिनमें दुरुस्त हथियारों का इस्तेमाल और इजाफी इंटेलिजेंस मालूमात शामिल थीं। इसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज हमास के आला रहनुमाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई मुकम्मल तौर पर एक आज़ादाना इसराइली कार्रवाई थी। ये कार्रवाई इसराइल ने खुद शुरू की, खुद ही अंजाम दी और इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी भी इसराइल ही लेता है। जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक एक सीनियर इसराइली ओहदेदार ने बताया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर में इसराइली हमले की मंजूरी दे दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के रहनुमा खालिद मशअल, जिन्हें 1997 में उर्दन में इसराइल ने कत्ल करने की कोशिश की थी, वो भी उन हमास के रहनुमाओं में शामिल थे जिन्हें इसराइल ने इस इजलास में निशाना बनाया। लेकिन इस सारे मामले पर ताहाल अमेरिका या अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अल जज़ीरा के मुताबिक कुछ रीजनल अमेरिकी फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि उन्हें इसराइली हमले की इत्तला नहीं दी गई थी, बल्कि हमले के बाद इत्तला दी गई थी। उनका यह भी कहना था कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आया वाइट हाउस को इसकी इत्तला दी गई थी या नहीं। ट्रंप इंतज़ामिया फ़िलहाल इस अहम मामले पर खामोश है, लेकिन पीर को सदर ट्रंप की जानिब से हमास को खबरदार ज़रूर कर दिया गया था कि वो मुज़ाकरात की शराइत कबूल कर ले और इस हवाले से सदर ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा था, सब लोग चाहते हैं कि यरगमालियों को वापस घर लाया जाए और सब लोग चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो जाए। इसराइली मेरी शराइत कबूल कर चुके हैं, अब वक्त है कि हमास भी उन्हें कबूल करे। मैंने हमास को शराइत कबूल ना करने के नताइज से खबरदार कर दिया है और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं होगी। और फिर आज इसराइल ने कतर में हमास की क़यादत पर हमला कर दिया। कतर ने इसराइल की जानिब से होने वाले इस हमले की मजम्मत की है और कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने इस हवाले से जारी एक बयान में कहा है कि कतर इस हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह हमला रिहायशी इमारतों पर किया गया जहाँ हमास के सियासी ब्यूरो के कई अरकान मुक़ीम थे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि ये मुजरिमाना हमला तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों की खुली खिलाफ वर्जी है और कतरी शहरियों और कतर में मुक़ीम अफराद की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक संगीन ख़तरा है। इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए रियासत कतर वाज़े करती है कि वो इसराइली रवैये और ख़ित्ते के अमन और सलामती से मुसलसल खिलवाड़ के साथ साथ अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी को निशाना बनाने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कुवैत, बहरीन, मिस्र और उर्दन समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक ने हमले की सख्त मजम्मत की है और ये ममालिक अहम हैं। ये ममालिक अहम हैं क्योंकि अमेरिका के इत्तेहादी ख्याल किए जाते हैं और ये ख्याल किया जाता है कि उनकी सिक्योरिटी अमेरिका गारंटी करता है। मगर अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी पर इसराइल ने हमला कर दिया है। मजम्मतें सामने आ रही हैं। सऊदी अरब ने कतर पर इसराइली हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे वहशियाना इसराइली जारहियत और ब्रदर रियासत कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। सऊदी बयान में मजीद कहा गया है कि इसराइल के मुजरिमाना इक़दामात और बैनुल-अक़वामी कानून और तमाम आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी के नतीजे में
संगीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमीर कतर से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए वाक़े के खिलाफ अपनी मुकम्मल हिमायत का इरादा किया है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर सिफारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी बरादर रियासत कतर के साथ पूरी तरह खड़ा है और इसराइली हमले की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि अरब खलीजी ममालिक की सलामती नाकाबिल तकसीम है। उनका मुल्क इस जारियत का मुकाबला करने में कतर के साथ खड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान और तुर्की समेत दीगर ममालिक ने भी इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत और अपनी ज़ाती हैसियत में मैं दोहा में इसराइली अफवाज के गैर कानूनी और भयानक बमबारी की शदीद मजम्मत करता हूँ, जिसने एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया और मासूम शहरियों की जानों को खतरे में डाला। इस कठिन वक्त में हमारी गहरी हमदर्दियाँ और यकजहती अमीर कतर, कतरी शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ हैं। इसराइल की ये जारियत मुकम्मल तौर पर बिला जवाज़ है, कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है और एक निहायत ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी है जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। पाकिस्तान कतर की रियासत के साथ साथ फ़लस्तीन के अवाम के साथ भी इसराइली जारियत के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ा है। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी अमीर से टेलीफोनिक रब्ता करके इसराइली हमले की मजम्मत की है। वाज़ेह है कि इसराइल ने हमास की क़यादत को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अमरीका की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की नई तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। हालांकि जंग के दौरान अमरीका ने अक्सर हमास को जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है। ये भी वाज़ेह हो कि इससे पहले जब अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू की तवक्कात की जा रही थी, उस वक्त अचानक इसराइल ने ईरान पर भी हमला कर दिया था। और अब जबकि अमरीका हमास को बड़ी रुकावट करार दे रहा था और उनकी पेशकश पर ही गौर किया जा रहा था, असल में इसराइल माजी में कई बार मुज़ाकरात को नाकाम कर चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बारहा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि वो जंग के मुस्तकिल खात्मे या गज़ा से अपनी अफवाज के इनखला में दिलचस्पी नहीं रखते, जिसकी वाज़ेह मिसाल इसराइली फोर्सेस की जानिब से गज़ा सिटी में कार्रवाइयों का नया सिलसिला है जो हमास की तरफ से जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने के बाद शुरू हुआ था। हताकि खुद इसराइल के आर्मी चीफ तक नेतन्याहू और उनकी काबीना को सख्त अल्फाज में कह चुके हैं कि आपकी टेबल पर मुआहिदा पड़ा है, उसे कबूल करने और जंग को आगे ना बढ़ाएं। इसराइल ने अब कतर में हमास की क़यादत को निशाना बनाया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इसराइल ने किसी दूसरे मुल्क में हमास की क़यादत को निशाना बनाया हो। हमने आपको बताया कि इससे पहले गुज़िश्ता साल जुलाई में इसराइल ने एक खुफिया कार्रवाई करते हुए ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया था, जबकि अब उसने खलील हैया समेत दीगर क़यादत को निशाना बनाया है। रॉयटर्स के मुताबिक खलील हैया गुज़िश्ता साल इस्माइल हनिया और याया सिनवार की मौत के बाद हमास की क़यादत में मरकज़ी शख्सियत बन गए थे और वो तकरीबन 2 साल पहले शुरू होने वाली जंग के दौरान जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करते रहे। और जुलाई 2024 में इसराइल की जानिब से ईरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के बाद से खलील हैया को बैरून मुल्क हमास की सबसे बाअसर शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा था। वो उभरे थे और वो हमास की 5 रुकनी लीडरशिप काउंसिल के रुकन हैं जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में गज़ा में याया सिनवार की मौत के बाद से हमास की क़यादत कर रही है। 1960 में गज़ा पट्टी में पैदा होने वाले खलील हैया 1987 में हमास के क़याम से उसका हिस्सा हैं, जबकि उन्हें गज़ा में कई बार इसराइल टारगेट कर चुका है। खलील हैया गज़ा में इसराइली हमलों में अपने बड़े बेटे समेत कई करीबी रिश्तेदारों को खो चुके हैं। इसराइल मुसलसल मशरिक़ वुस्ता में अपनी जारियत के दायरे को वुसअत दे रहा है। गज़ा, मकबूजा मगरबी किनारे समेत लबनान, शाम, यमन और ईरान पर बराह रास्त हमलों के बाद अब उसने खित्ते में अमरीका के अहम इत्तेहादी कतर पर बराह रास्त हमला कर दिया है, जहां अमरीका का अपना फौजी अड्डा मौजूद है। और इसके बाद कंडेमनेशन आ रही है। सऊदी अरब कह रहा है कि इसके संगीन नताइज होंगे। हमारे साथ जद्दा से, सऊदी अरब से मौजूद हैं माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता फ़हीमुल हामिद और वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद होंगे कामरान बुखारी साहब। पहले फ़हीमुल हामिद साहब, हम आपसे बात करते हैं। ज़ाहिर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं। शाही ख़ानदान क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है, वो आप समझते हैं, उर्दू भी आप समझते हैं, इसलिए आपका हमें तज़िया बहुत मुफीद होगा हमारे नाज़रीन के लिए। आप बताइएगा पहले ज़रा, ज़ाहिर गज़ा, लबनान, यमन, ईरान, शाम पर इसराइल ने हमला, कतर पर हमला कर दिया है। ज़ाहिर कंडेमनेशन आ रही है अरब ममालिक की तरफ से, सख्त जवाब आया है सऊदी अरब की तरफ से, मुत्तहिदा अरब की तरफ से। अब जो डायलॉग को फैसिलिटेट करने वाला मुल्क है कतर, चाहे तालिबान के साथ अमेरिका के डायलॉग हो उसको फैसिलिटेट करता था, गज़ा के साथ साल से डायलॉग को फैसिलिटेट करता रहा है कतर। अब उस पर हमला होना किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से सऊदी अरब में देखा जा रहा है इसको? शुक्रिया ब्रदर खानजादा। बहुत आज इस वक्त इस खित्ते में सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रदर खानजादा।
today, the Crown Prince, our Crown Prince is the first Saudi leader in the world जिन्होंने अमीर ऑफ कतर को फोन किया और न सिर्फ कंडमनेशन किया बल्कि however brother Khanzada he told the Amir of Qatar that all our strengths, all our ability at the disposal of Qatar. So this stand, brother Khanzada, you are a political person. Saudi Arab ने कहा है वो तमाम तर उनके जो कुछ ताकत है वो कतर के डिस्पोजल पे रखता है. आज today what happened, I don't think it will go as business as usual. Let me tell you, before 3 days UAE ने थ्रेटन किया है अगर ये गजा की सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी तो वो ये डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको सेवेयर कर सकती हैं. So I think today the situation is, as I told you, business not as usual. You will not see only condemnation, and I can guarantee you and you can guarantee me कि पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ जो है इससे ज़्यादा मजबूत रहेगा. सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से भी शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की गई है. ये भी बताइएगा इस सूरत हाल में ज़ाहिर है कतर, सऊदी अरब, इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं वो अमेरिका की तरफ देखते हैं, अपनी सिक्योरिटी गारंटी के लिए अमेरिका की तरफ देखते नज़र आते हैं. अब ऐसे वक्त में अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल का हमला कर देना या फिर मर्जी से इसराइल का हमला कर देना, दोनों को कितना खतरनाक समझा जा रहा है वहाँ? ये वेरी सीवियरली खतरनाक, इंतहाई खतरनाक. क्यों? Because the meeting which was taking place at Hamas headquarters in Qatar was discussing the Trump formula and Witkoff formula to get out of this situation. ये जो अटैक उस वक्त होता है जिस वक्त हमास के लीडर जो हैं वो together they are meeting to discuss find out the formula of Trump. The formula of Trump was acceptable mainly to Hamas, and today they have worked together to this. इस वक्त जब हमास जो है उस डिस्कशन को फ्लोट कर रहा है and Qatar is floating. Qatar is also good friend of Israel, but Qatar has managed to balance their relationship. You know, आप जानते हैं कि Qatar जो है played major role in releasing Israelis prisoners. So Israel, by making this attack on sovereign state, they have made the biggest mistake in their history. They are keep on making mistakes by killing every day thousands of Gazan young generation, and today they have proven that they don't want peace. They only knew the blood, the war, the game of the war. तो इसलिए business won't be as usual. आप देखेंगे किस तरीके से ये सिचुएशन आएगी और मजीद आगे. ये भी बताएगा इस हमले का होना अरब ममालिक के लिए पैगाम है कि अमेरिका उनके लिए काबिल भरोसा नहीं है, या फिर ये पैगाम है कि अमेरिका के लिए इसराइल काबिल भरोसा नहीं है? ये आपका सवाल जो है वो बहुत मुश्किल है खानज़ादा साहब, and you always make very tough question. Now you know, आप अच्छे तरीके से रीड करें the ground reality. सबसे पहले we are having an offer by America. I am not siding here with America. You know the American stand since day one, but we are having an offer by the President Trump and Witkoff. They are negotiating through Qatar this proposal. So Israel, because of yesterday's event, when one of the Palestinian has bombed one of the arteries or one of the troops, they killed 5. So they want to send a message, but their message was overreactive, and their messages are overreactive because they think they are the only one in this region. You will see now, Khanzada Sahab,
you will see the reaction. It will go beyond reaction, and you will see also, as I told you, the countries who have diplomatic relation, especially the Arab, you will see the reaction more severe, because this is the second time that, you know, a sovereign country in Gulf has been attacked. The first by Iranian, and that issue has been solved, but now we are having इससे ज़्यादा bigger issue हमारे सामने है। मतलब नज़र आ रहा था कि जब हमास भी सीज़ फायर के हवाले से मानने को तैयार था तो नेतन्याहू नहीं थे तैयार। तो अब भी नज़र आ रहा है कि अमन तरजीह नहीं है उनकी नेतन्याहू के लिए। अब अरब ममालिक भी को भी ये वाज़ेह है कि अब इसराइल किसी भी तरीके से अमन चाहता नहीं है कि कोई भी मुज़ाकरात के ज़रिए ब्रेक थ्रू हो। It is 100%. Why Israelis ये सब कुछ कर रहे हैं? Israelis, they are doing this to sabotage a ray of hope, because you know, Khanzada Sahab, you know that in September the big bombshell going to happen against Israel. In General Assembly session, most of the European countries, including Britain, Canada, United Kingdom, France, they are going to recognize the Palestinian state. So Israeli forces, brutal forces, the Zionists, this regime, they are trying to do this to sabotage any ray of hope. मैं आपसे completely मुत्तफिक होता हूँ कि ये act of barbarism जो it's happening in Israel, they are trying to kill any ray of hope of peace in the region. बहुत शुक्रिया नाज़िर गुफ्तगू। हम आपको एक ख़बर भी बताते चलें, जो हम बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल की दोहा में गैर कानूनी और संगीन बमबारी की शदीद मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर की आवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आ रही है। कामरान बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, ज़ाहिर है अभी अमेरिका की तरफ से तो कोई मौक़िफ़ नहीं सामने आ रहा है, मगर ट्रंप ने धमकी दी थी हमास को कि शराइत कबूल करो वरना इसके नताइज होंगे। इसराइल कह रहा है हमने किया जो भी किया। कितना संगीन मामला है ये कि पहले ज़ाहिर है लबनान हो, शाम हो, दीगर ममालिक में तो मुसलसल बमबारी कर रहा था और गज़ा में भी, मगर कतर में बमबारी करना। जी, मैं ये कहूँगा कि ये एक अपने लेवल की एस्केलेशन है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है और कतर के बड़े गहरे रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, मेजर नॉन नेटो एलाय है। यूएस सेंट्रल कमांड का जो रीजनल हेडक्वार्टर्स है वो कतर के अंदर है, अल उदैद एयरबेस। कतर जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर ऑफ LNG है। और कतर जो है कि ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत देरीना है। कतर के साथ जो है एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इजराइल का भी रहा है। तो ये जो है एक आई थिंक इट्स अ बिगर लेवल एस्केलेशन। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को बैलेंस करना है, इजराइल को भी और फिर अरब ममालिक को भी। अब सऊदी अरब और UAE जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई ये कहाँ जाके ये मामला रुकेगा, कि आज आपने कतर पे हमला कर दिया, चले वहाँ तो हमास है, कल को हम पे भी क्या हमला हो सकता है। तो आई थिंक अरब ममालिक की तरफ से अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा पुशबैक आएगा। और ये अब ट्रंप इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा मुहिम्मा होगा। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट रियली क्लियर कि ट्रंप इंतज़ामिया ये चाहती थी या नहीं चाहती थी। इट्स नॉट वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट। इट डजंट मेक सेंस मौजूदा इस वक्त जो हम जिस मुकाम पे खड़े हुए हैं, जहाँ फॉग ऑफ वॉर जो है बहुत थिक है और हमारे पास कोई ख़ास इंटेलिजेंस नहीं है कि इसके पीछे पूरी क्या हिकमत अमली कार फरमा थी। और सब और ये जो अरब ममालिक हैं इनके लिए है कितना बड़ा कंसर्न, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी गारंटी के लिए ज़ाहिर है ये अमेरिका की तरफ देखते हैं। और माजी में हमें ये भी नज़र आया कि अगर अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर रहे थे ट्रंप, तो काफ़ी कंसीड किया अरब ममालिक ने। वो कह रहे थे जी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हो जाए, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह तो कबूल भी कर लिया। एक ऑलमोस्ट पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लगती थी जिसने वर्क नहीं किया। ये कितना कंसर्निंग है? जी, ये बिल्कुल उनके लिए कंसर्निंग है, क्योंकि अब देखें सही है आपने कहा कि इन ममालिक का इन्हिसार अमेरिका पे है अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। तो अब जब इन पे ये हमला हुआ है ये कतर के ऊपर, और इट्स अ बैड प्रेसिडेंट इन द सेंस के जो है ये
सऊदी अरब के लिए जो ना ये बैड प्रेसिडेंट है, यूएई और दीगर और जो अरब ममालिक है वहाँ पे, कि भाई कल आज ये है तो कल के क्या हम पर भी हमला होगा, तो फिर जाहिर है फिर वो अमेरिका पे कहेंगे कि भाई आप हमारे सिक्योरिटी गारंटर हैं, ये किस किस्म की सिक्योरिटी गारंटी है। तो आई थिंक अमेरिका इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में, और इस वक्त जो है ये आई थिंक इट्स अ रियली कॉम्प्लिकेटेड थ्री वे सिचुएशन। एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ एक और एलाई है, दोनों एलाइज हैं। और जो है इससे पहले ईरान पे हमला हुआ तो चले ईरान जो है वो इजराइल के भी खिलाफ है, अमेरिका के भी खिलाफ है, लेकिन ये जो हुआ है ये इट्स लाइक आई सेड इट्स इन अ लीग ऑफ इट्स ओन, इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। मतलब और ज़ाहिर इसराइल के साथ खड़ा रहा है अमेरिका, मगर आप समझते हैं ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ट्रंप की इंतज़ामिया में कि जितना इसराइल ने एक्ट किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त हमला कर दिया, ज़ाहिर अमेरिका खड़ा हो गया बाद में, अब ये मुज़ाकरात हो रहे हों और उसी चीज़ पर डिलिब्रेशन हो रही हो कि जो प्लान है ट्रंप का सीज़ फायर के हवाले से, क्या इसराइल ज़्यादा बेकाबू है ट्रंप इंतज़ामिया के अंडर? देखिए आई थिंक कि चूंकि वो इस कदर केओस है रीजन के अंदर और फिर जो है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका मल्टीपल फ्रंट्स पे इस वक्त जो है डील कर रहा है, चीन के साथ कर रहा है, अब भारत के साथ भी एक जो है ना मुहिम्मा चल रहा है, रूस और यूक्रेन का तो बड़ा अरसे से चल रहा है, फिर मिडल ईस्ट की वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें शिद्दत आती रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है ये हैरत की बात नहीं है कि इसराइल जो है वो चांसेस ले रहा है, रिस्क ले रहा है कि चले जो है मतलब इस वक्त जो है ये भी हम कर सकते हैं। यानी जब वो डिसीजन मेकिंग होती है तो क्या फैक्टर्स, क्या ड्राइवर्स होते हैं, क्या जो है इंपेरेटिव्स और कंस्ट्रेंट्स का बैलेंस किस तरीके से निकलता है। आई थिंक कि ये चूंकि जो केओस है वो एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है ग्लोबली, तो उसमें आई थिंक वो उसका जो है ना फायदा भी उठा रहे हैं। फिर ये भी याद रहे कि जो इस वक्त जो हुकूमत है इसराइल की वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, तो उसको भी पुश बैक करने की ज़रूरत है। तो वो जो है आई थिंक दिस वाज द डिसीजन, लाइक आई सेड इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग जो है ना डेफिनेटिवली, लेकिन जो इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि दिस इज़ अ रियली कॉम्प्लिकेटेड, जो अगर पहले कॉम्प्लिकेटेड था मामला तो अब तो इट्स एक्सपोनेंशियली फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, और तज्जिया आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के जरिए हुकूमतों का तख्ता उलटने के बाद जनूबी एशिया के एक और मुल्क नेपाल में यही सूरत हाल नज़र आ रही है, और जो यंग जनरेशन है, जेन ज़ी है, वो इस वक्त तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा कर रही है। मुजाहरे हो रहे हैं श्रीलंका और बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के जरिए हुकूमतों का तख्ता उलटने के बाद जनूबी एशिया के एक और मुल्क नेपाल में गुज़िश्ता 2 दिन से यही हालात नजर आ रहे हैं। मुल्क में करप्शन, अकरबा परवरी और सोशल मीडिया साइट्स पर हालिया पाबंदी के खिलाफ कल सुबह से जारी जेन ज़ी यानी नौजवानों और तलबा के एहतजाज और मुजाहिरों के नतीजे में नेपाल के वजीर आज़म केपी ओली मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। कई काबीना अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आज़म केपी ओली को नेपाली फ़ौज ने खटमंडू से हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाल लिया है, मगर अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो कहाँ चले गए हैं। ताहम नेपाल के सदर रामचंद्रा ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और नेपाल के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया गया है, और उन्होंने अमन और बातचीत के जरिए मसला हल करने की बात कर दी है। आज दोपहर में वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुजाहिरीन जश्न और खुशियाँ मनाते नजर आए, जबकि अब भी मुल्क भर में संगीन हालात और मुकम्मल अफरा तफरी का आलम है। कल से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात और पुलिस से झड़पों में अब तक 21 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं और 500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। नेपाली दारुल हुकूमत खटमंडू में कर्फ्यू के बावजूद जलाओ, घेराव, मारपीट और तशद्दुद के वाक़यात बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। आज सुबह से मुजाहिरीन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत मुतअद्दिद सरकारी अमलाक को नजर आतिश कर चुके हैं। वहाँ घुसकर तोड़ फोड़ कर चुके हैं। हुकूमती ओहदेदारों और सियासतदानों का पीछा कर रहे हैं। उनके घरों और दफातर में तोड़ फोड़ करने और आग लगाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। नेपाली अखबार दी हिमालयन टाइम्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने खटमंडू में सदारती दफ्तर को आग लगा दी है। साथ ही सिंघा दरबार, जहां मुतादिद सरकारी दफातर समेत नेपाल का सरकारी रिकॉर्ड भी महफूज है, वहां भी आग लगाए जाने की इतलात हैं। इसी तरह सिर्फ वफाकी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, बल्कि स्पेशल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफिस और लैंड रेवेन्यू ऑफिस में भी जलाओ घेराव किया गया है। जबकि खटमंडू में सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर पब्लिकेशंस को भी आग लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म केपी ओली के ज़ाती घर को तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर
और उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके घर पर हमला किया गया, जबकि डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना पर भी तशद्दुद किया गया है। इसी तरह नेपाल की सबसे बड़ी सियासी जमात नेपाली कांग्रेस के दफ्तर पर भी हमला किया गया है, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक एक अफसोसनाक वाक़े में साबिक नेपाली वज़ीर आज़म जलानाथ खरल की अहलिया घर पर लगने वाली आग से झुलस कर हलाक हो गई हैं। इस पूरी सूरत हाल में नेपाली आर्मी, पुलिस और दीगर सरकारी इदारे मुजाहिरीन से अमन और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर रहे हैं। नेपाली आर्मी चीफ ने कौम से खिताब करते हुए अमन की बहाली की अपील की। इसी तरह खटमंडू के मेयर ब्लेंडर शाह ने मुजाहिरीन से कहा कि आपका कातिल मुस्ताफ़ी हो चुका है, मुल्क के वसाइल का नुकसान सबका मुश्तरका नुकसान है, इसलिए सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ। अब हमें बर्दाश्त करना होगा, अब आपकी नस्ल को मुल्क की क़यादत करनी है, तैयार रहें, फ़ौज के सरबराह से बातचीत के लिए भी तैयार रहें। खटमंडू के मेयर का यह बयान इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि वो खुद भी नई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्हें जेन ज़ी की हिमायत भी हासिल है और वो अगले वज़ीर आज़म के मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे तो नेपाल में कल सुबह से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के पीछे मुतादिद वजूहात हैं, जिनमें करप्शन, अकरबा परवरी से लेकर सियासी अदम इस्तेहकाम शामिल है। मगर हालिया एहतजाज के लिए जेन ज़ी के जज्बात को भड़काने की वजह हुकूमत की तरफ से फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगाने का हालिया फैसला था। नेपाली हुकूमत ने हाल ही में अपने एक फैसले के जरिए सोशल मीडिया साइट से कहा था कि वो एक हफ्ते के अंदर नेपाली हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं, और फिर ये डेडलाइन 3 सितंबर को ख़त्म हो गई, जिसके एक दिन बाद हुकूमत ने नेपाली टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हुक्म दिया कि वो इन वेबसाइट्स को बंद करे जो हुकूमती हिदायत पर अमल नहीं कर रही हैं। जिसके बाद नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया, जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब शामिल हैं। ताहम रॉयटर्स के मुताबिक कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक, वाइबर और वीटॉक ने नेपाली हुकूमत के साथ रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, मगर अचानक अहम सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी के हुकूमती फैसले ने नौजवानों, खुसूसन तलबा को इश्तियाल दिला दिया और आखिरकार वो कल सुबह सड़कों पर निकल आए। मगर फिर ये मुजाहिरे सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि मुल्क के मजमूई मसाइल को मौजू बनाते हुए हुकूमत के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई और साथ ही हुक्मरानों की शाहाना तर्ज ज़िंदगी के हवाले से नेपो किड्स जैसी इस्तिलाह सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। इस दौरान मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें भी हुईं, जिसके नतीजे में कल ही 19 अफराद मारे गए थे, जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन फिर रात को हुकूमत ने सोशल मीडिया साइट्स पर से पाबंदी उठा ली थी, लेकिन जेन ज़ी के मुजाहिरे ख़त्म होने के बजाय बेकाबू हो गए और आज सुबह से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत मुतादिद सरकारी अमलाक में जलाओ घेराव किया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है। यहाँ तक कि कई वज़रा समेत वज़ीर आज़म को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा है और अब एक नए वज़ीर आज़म के इंतखाब पर गौर किया जा रहा है। नेपाल में कल सुबह अचानक शुरू होने वाले गैर मामूली मुजाहिरों के हवाले से अल जज़ीरा से बात करते हुए नेपाली सहाफ़ी रामयाता लिम्बो ने बताया कि खटमंडू की सड़कों पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी के पास कंट्रोल ही नहीं है। नौजवानों के ग्रुप्स सीनियर वजीरों की अमलाक और सियासी जमातों के दफातर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मजीद ख़राब होती जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नेपाली अवाम, ख़ास तौर पर नई नस्ल यानी जेन ज़ी, करप्शन के बढ़ने, शफाफियत, एहतसाब और गुड गवर्नेंस के ना होने से बहुत मायूस हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ वक्त के साथ जमा होता रहा और जब जेन ज़ी ने पीर के दिन सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का फैसला किया तो करप्शन का मसला भी एक चिंगारी बन गया। इसी तरह 27 साल आयुष बसियाल का कहना था कि हालिया बरसों में करप्शन के वाक़यात ने एहतजाज को मजीद हवा दी। करप्शन के मामलात पर अवामी सतह पर और पार्लियामेंट में बार बार बात तो होती है, लेकिन ये कभी किसी मुनसिफाना नतीजे तक नहीं पहुंचा। इनमें से एक मामला 2017 का एयरबस मुआहिदा है, जिसमें नेपाल एयरलाइंस ने 2 A330 तैयारे खरीदे थे। 5 साल तक तहकीकात के बाद इंकिशाफ हुआ कि इस डील की वजह से कौमी ख़जाने को 1.47 अरब नेपाली रुपए यानी 10.4 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस इंक्वायरी के बाद कई आला अफसरान को करप्शन का मुजरिम करार दिया गया था। आयुष बसियाल ने मजीद कहा कि 2022 और 2024 में श्रीलंका और बांग्लादेश में हुकूमतों के खात्मे का बाइस बनने वाले एहतजाजी मुजाहिरे भी नेपाल में लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, जबकि हाल ही में नेपाली पब्लिक फिगर्स के बच्चों की फिलिपाइन में शाहाना तर्ज ज़िंदगी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में आ गई और जब ऐसी ही वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गई तो उसने भी नेपाली शहरियों को एहतजाज के लिए मोटिवेट किया। जबकि इसी हवाले से BBC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन मुजाहिरों में 2 हैशटैग खासे मकबूल रहे, जो कि नेपो बेबी और नेपो किड्स थे। नेपो दरअसल अकरबा परवरी के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तसर इस्तिलाह है
जिसका मतलब यह है कि कैसे अशराफिया सिर्फ अपने ख़ानदान के फ़ायदे को देखते हैं। ये इस्तिलाहात गुज़िश्ता चंद हफ्तों से नेपाल के सोशल मीडिया पर खासी मकबूलियत हासिल कर रही हैं और ऐसी बहुत सी वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं जिनमें सियासतदानों के शाहाना तर्ज ज़िंदगी को दिखाया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि सियासतदान अवाम के पैसे पर शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि आम लोग जिद्दोजहद करते हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियोज़ में सियासी ख़ानदानों के शाहाना तर्ज ज़िंदगी का मवाजना आम लोगों की ज़िंदगी के साथ किया गया। इन वीडियोस के मुताबिक अशराफिया डिज़ाइनर कपड़े, गैर मुल्की दौरों और लग्जरी गाड़ियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जबकि मुल्क के नौजवान तबके को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। इन मुजाहिरों के नारे अदम मुसावात के साथ साथ गहरी मायूसी की अलामत भी बन गए। सिर्फ यही नहीं, नेपाल में हुकूमतों की नाअहली और सियासी निज़ाम की कमज़ोरी की एक और बड़ी वजह भी सामने आई है। एक तरफ जहाँ कई सालों से नेपाली अवाम और नौजवान मुल्क में करप्शन, अकरबा परवरी, महंगाई, बेरोज़गारी और हुकूमती नाअहली पर शदीद गुस्से और नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ 2008 में बादशाहत के खात्मे और मुल्क को जमहूरिया करार देने के बाद से अब तक सिर्फ 17 सालों के दौरान ही मुल्क में 13 हुकूमतें आईं और चली गईं, यानी एक भी मुस्तहकम सियासी हुकूमत नहीं बन सकी। अल जज़ीरा की नेपाल में 2008 के बाद से 13 हुकूमतें तब्दील हुई हैं, मगर मौजूदा हालात सबसे बदतरीन हैं। ये 2006 के उन हालात से भी बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद हालात हैं कि जब बगावत के ज़रिए नेपाल के आखिरी बादशाह को अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात छोड़ने पर मजबूर किया गया था। उस वक्त कम अज़ कम 18 अफराद हलाक हुए थे और फिर 2 साल बाद नेपाली पार्लियामेंट ने बादशाहत ख़त्म करने के हक़ में वोट दे दिया था। मगर वक्त के साथ साथ बहुत से नेपाली अवाम मौजूदा निज़ाम से मायूस हो गए हैं और कहते हैं कि ये निज़ाम सियासी इस्तेहकाम लाने में नाकाम रहा है। मार्च में खटमंडू में साबिक बादशाह के हामियों और पुलिस के दरमियान झड़पों में 2 अफराद हलाक हो गए थे। ये रैली बादशाहत की बहाली के मुतालबे के लिए निकाली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे वज़ीर आज़म के पियोली ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि मुजाहिरीन यहीं पर रुकेंगे या नहीं, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग हुकूमत के खात्मे का भी मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे इकदाम नेपाल में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। जहाँ 2008 से अब तक 13 हुकूमतें आ चुकी हैं, मगर अब गुज़िश्ता 2 दिन के एहतजाज में शरीक नौजवान या जेनज़ी कह रहे हैं कि अब नेपाल की बागडोर नौजवानों के हाथ में आ गई है। देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। आज हमारे नेपाल में संसद भवन ने पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने चुन के गोली मारा। उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े लीडर है ना, वो हम लोग का अब वक्त हो गया है। अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब सब जेनजी का मांग है यूथ। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? तो कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया है, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। आज दिन में हमने खटमंडू में एहतजाज के दौरान नेपाली गुलकार मदन गोपाल से बात की थी, जो खुद पार्लियामेंट में होने वाले एहतजाज में मौजूद थे और वो आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के सिलसिले में पिछले साल कराची भी आए थे। देखिए उन्होंने हमें क्या हालात बताए थे। मदन, आप इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, आपके पीछे भी एहतजाज हो रहे हैं। हमें बताइएगा क्या ऐसा हुकूमत ने किया था कि इतनी ज़्यादा लोग नाराज़ हो गए और ये एहतजाज हो रहे हैं? मैं अभी नेपाल का पार्लियामेंट हाउस जल के जेनजी ने भाग कर दिया, वहाँ से बोल रहा हूँ हाल नेपाल का सिचुएशन के बारे में। जियो टेलीविज़न के दर्शक के लिए, पाकिस्तानी दर्शक के लिए मैं कुछ बात सिचुएशन ऑफ नेपाल का बात बोलने जा रहा हूँ। देखिए, युवा पुस्ता, जेनजी पुस्ता ये पॉलिटिकल करप्शन से पहले से ये बहुत ये गुस्से में थे, लेकिन जब एक इशू हुआ नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल साइट को बंद करने के लिए, उसके बाद जेनजी
जेनजी ग्रुप ने ऐसे सोशल जेनजी ग्रुप ने इसका लीडर कोई अभी कोई नहीं है, सभी लोग हैं। जेनजी ग्रुप ने इसके सोशल साइड में रिवोल्यूशन के लिए, एंटी करप्शन के लिए और यूथ के राइट्स के लिए उन्होंने 4 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया फेसबुक में, और 8 सितंबर में ये आंदोलन हुआ था। और गवर्नमेंट ने इस तरह का आंदोलन जिसमें कॉलेज लोग के विद्यार्थी थे, जेनजी ग्रुप का विद्यार्थी स्कूल ड्रेस में थे, कॉलेज ड्रेस में थे, गवर्नमेंट ने कातिल किया। जेनजी ग्रुप का मानना है कि कातिल किया, गवर्नमेंट ने 17-18 लोग का कातिल किया। उसके बाद ये सिचुएशन हुआ है। मतलब आप खुद भी एहतजाज में शामिल रहे हैं, क्या आप लोगों को ये डर था कि फोर्सेस गोलियां चला देंगी, लोगों को मार डाला जाएगा, या जो एहतजाज हो रहे हैं वो इस हद तक फैल जाएंगे कि जलाओ घेराव किया जाएगा और दूसरी तरफ लोग मर जाएंगे? मैं पहले दिन तो मैं अपने काम में थे, लेकिन जेनजी ग्रुप का ये रिवोल्यूशन थे, इसलिए हमने उसको मोरल सपोर्ट किया, लेकिन फिजिकली तो अटेंड नहीं किया। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल ड्रेस के बच्चे के लोग अपने थर्ड जनरेशन के लोगों के कैसे कातिल करता है, ये तो मेरे को समझ में नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने कातिल किया, इसलिए ये बहुत बुरा हाल हुआ। मगर आगे क्या करना है, ये जेनजी को क्लियर है या वो सोच रहे हैं इनकलाब आ गया है और बस यही लाना था, या आगे क्या होगा, नई गवर्नमेंट बनेगी, सिस्टम बदलेगा, क्या होगा? अभी तो जेनजी का ये रिवोल्यूशन सेकेंड डे, ये 9 सितंबर, जब पहले 8 सितंबर का जेनजी ग्रुप का ये बहुत मासूम लड़के को, मासूम बच्चे को कातिल किया गवर्नमेंट ने। उसके बाद अब जेनजी का रिवोल्यूशन नहीं है, ये जेनजी का पेरेंट्स जैसे मैं ये आज पार्टिसिपेट हुआ हूँ इसमें, इस आंदोलन में, ये रिवोल्यूशन में, और अब जेनजी का रिवोल्यूशन सक्सेस हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी राजीनामा दिया है और सभी पॉलिटिकल लीडर को हाउस को खाक कर दिया है, कोई पॉलिटिकल लीडर को फिजिकली भी मारा है। और अभी गवर्नमेंट के लिए, न्यू जनरेशन के गवर्नमेंट के लिए सेना के प्रमुख और सशस्त्र प्रहरी बल का प्रमुख और नेपाल प्रहरी का प्रमुख, गवर्नमेंट का मेन सेक्रेटरी और कोई लोग का उसके बातचीत करने के लिए उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन जेनजी ग्रुप से यंग लीडर 2-4 लोग जैसे बालेन को उन भावी प्रधानमंत्री देखने के लिए ये यंग ग्रुप चाहते हैं। बालेन ने इस सिचुएशन के लिए अब संयमित रहने के लिए, और ये हमारा नेशनल प्रॉपर्टी है, अब प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने राजीनामा दिया है, इसलिए संयमित रहने के लिए ऐलान किया है। अब बालेन ये बोल रहा है न्यूज़ में, वार्ता के पहले संसद विघटन होना चाहिए, इसलिए अब आपका सरकार यूथ के जनरेशन के मापदंड के अनुसार होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, हम दुआगो हैं, आप सब महफूज रहें, नेपाल के हालात बेहतर हों और कोई हल निकले। इस वक्त क्या हालात हैं काठमांडू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नेपाली सहाफ़ी मोदनाथ धक्कल। मोदनाथ जी, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी सिचुएशन बहुत बिगड़े हुए हैं, अभी बुरी हालात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन तो दिया है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो रुक नहीं रही है, वो जारी है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये सरकारी और जो बाकी अड्डे हैं उसको फूंक रहे हैं, और वो आग लगा दिया है बहुत से अड्डों पर। अभी भी काठमांडू की ये जो आकाश है वो धुएं से भरी हुई है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से साथ भी धुंधला सा नजर आ रहा है। तो क्या वजह है कि इस्तीफों के बावजूद नहीं प्रोटेस्ट रुक रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं उनकी? इनिशियली जो शुरू में तो इनके दो डिमांड थे। पहला था जो ये सोशल मीडिया पे बैन लगाया हुआ था सरकार ने, विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए आने के लिए कॉल किया था, तो वो नहीं आए, फिर वो बैन हो गए। तो फिर उसके वजह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उस पे अटैक हुआ, ये बोल के उन्होंने एक डिमांड रखा था उसको खोलने के लिए। तो दूसरा था ये जो बढ़ती हुई करप्शन है, जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पिछले कई दशकों से ये बढ़ता जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने डिमांड रखा था कि इसको रोक दिया जाए।
तो फिर उसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुई थी। बाद में ये बस फैलता गया। ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उनको भी इतना इल्म नहीं था कि ये इतना एक्सपांड हो जाएगा और मुल्क भर फैल जाएगा। तो फिर ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गया। तो मिनिस्ट्रियों और ये जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं बाकी में वो अभी आग फूंक रहे हैं आज सुबह से ही। जो अगली हुकूमत है उसकी कोई फॉर्म नज़र आ रही है? खटमंडू के मेयर हैं, उनका भी नाम आ रहा है, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था मुस्ताफी वजीर आजम को। हाँ, उन्होंने किया था। तो जो जेन जी वाले हैं उन्होंने बालेन, काठमांडू के मेयर जो हैं, बालेन को अपना आइडल जैसा माना है, लेकिन अभी तक बालेन कुछ नहीं बोले हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट में साथ दिया था, तो जेन जी वालों को अर्ज भी किया था प्रोटेस्ट के लिए, और ये जो करप्ट गवर्नमेंट है उसको गिराने के लिए उन्होंने कॉल भी किया था। लेकिन डिस्पाइट मल्टीपल कॉल्स वो बोल रहे हैं कि आप आ जाइए, लीडरशिप ले लीजिए, लेकिन बालेन शाह कुछ अभी तक कहा नहीं है। तो फिर अभी जो हम इमीडिएट देख रहे हैं गवर्नमेंट बनने का और लीडरशिप लेने का अभी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। अभी शाम में 1 घंटे पहले जेएनजी वालों ने उनके एक अलायंस बनाए उन लोगों ने। तो अलायंस ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो फायरिंग के जिन्होंने ऑर्डर दिए थे उनको भी ये इन्वेस्टिगेशन हो गया उनके ऊपर, उनको सजा होगी। तो फिर जेएनजी वालों के साथ में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, तो उनको इंक्लूड करके ही गवर्नमेंट बना जाएगा। अच्छा, तो कोई लीडर था जेएनजी का जो निकले, या बच्चे खुद ही निकले, अचानक क्राउड बन गया और फिर इतनी बड़ी तादाद में हो गया? कोई लीडर था जिसने इनिशियली निकाला इन सबको, फिर क्राउड बड़ा होता चला गया? नहीं था, लीडर नहीं था। ये अनलाइक जैसे अभी हम वो इंडोनेशिया में और बांग्लादेश में जो हम देखे हैं, ये मॉडल बांग्लादेश जैसा ही था हमारा ये प्रोटेस्ट का। जिस तरह से ये शुरू हुआ, ये उभरता आया और बाद में जिस तरह से वैंडलिज्म की ओर भी चला गया। तो फिर लीडर कोई नहीं था। एक लूज अलायंस है, जेएनजी अलायंस कह के, वो इसका नाम पहले सुना तक नहीं था हमने। अभी 2-3 दिन में एक वीक हो गया है, तभी इनका जो चर्चा शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा तफसीलात बता सूरत हाल है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। इसराइल ने एक तरफ कतर पर हमला कर दिया है तो दूसरी तरफ गजा में भी इसराइल के जालिमाना हमले तकरीबन 2 साल से पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं और अब इसराइली फौज ने गजा सिटी में अपनी कार्रवाइयों की शिद्दत मजीद बढ़ा दी है और सैकड़ों रिहायशी इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। ऐसे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से गजा सिटी के फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकलने की वार्निंग के बाद अब इसराइली फ़ौज ने पहली मरतबा गजा सिटी के लिए बड़े पैमाने पर इंखला का हुक्म जारी कर दिया है। इस हुक्म के तहत शहर में मौजूद तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर इलाके से निकलने का हुक्म दिया गया है। कल सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो पैगाम में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा सिटी के फ़लस्तीनियों को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमारी अफवाज गजा सिटी में जमा हो रही हैं और इसीलिए मैं गजा के रिहायशियों से कहता हूँ कि तवज्जो से सुने, आपको खबरदार किया जा चुका है, फ़ौरन निकल जाएँ। नेतन्याहू की इस वार्निंग के बाद आज इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा सिटी की तबाहशुदा इमारतों और खैमा बस्तियों में मुकीम फ़लस्तीनियों पर हज़ारों की तादाद में इनखला के पैम्फलेट्स फेंके गए, जिनमें उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म दिया गया। इनखला के इन ताज़ा इसराइली अहकामात से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों में खौफ की नई लहर दौड़ गई है, जो कि पहले ही इसराइल की मुसल्लत करदा भूख और बमबारी के हाथों मर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गजा सिटी में नई ज़मीनी कार्रवाई से पहले गुज़िश्ता कई दिनों से इसराइली फ़ौज शहर की रिहायशी इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर रही है। गजा के सिविल डिफेंस के मुताबिक पिछले 3 दिनों के दौरान इसराइली फ़ौज ने 5 बुलंदोबाला इमारतों को बमबारी से निशाना बनाया, जिनमें हर एक की 7 से ज़्यादा मंजिलें थीं। इन इमारतों में मजमूई तौर पर 209 फ्लैट्स थे, जबकि इसराइली फोर्सेस ने इस दौरान 350 से ज़्यादा खैमे भी तबाह कर दिए हैं, जिनमें से हर एक में कम अज़ कम 10 अफराद रिहाइश पजीर थे। सारी सूरत हाल में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 83 फ़लस्तीनियों की लाशों और 223 ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को गजा के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 64,605 हो चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद भी 1,63,000 से तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा इसराइल की जानिब से इमदाद पर कंट्रोल की वजह से पूरे गजा में
ग़िज़ाई क़िल्लत भी संगीन से संगीन तर होती जा रही है और आज भी कम से कम 6 फ़लस्तीनी भूख की वजह से दम तोड़ चुके हैं, जिसके बाद गज़ा में भूख से मरने वालों की तादाद बढ़कर 399 हो गई है। गज़ा में जारी इन इंसानियत सोज इक़दाम और इमदादी सामान के अदम तरसील के ख़िलाफ़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक़ के कारकुनों ने इसराइल की नाकाबंदी को तोड़ने और जंग ज़दा गज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के मकसद के तहत ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गज़ा की तरफ गामज़न है। ताहम आज ट्यूनिस के एक पोर्ट के करीब इस फ्लोटेला के लीडशिप पर एक मुश्तबा ड्रोन के ज़रिए हमला हुआ। इस हमले की सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के फ़ौरन बाद कश्ती के मरकज़ी डेक पर आग देखी जा सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।